नाम क्या है जी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, उनके नाम क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 नाम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है ना, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। ये मैं बना रहा हूँ पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके समझ आ गई। यहाँ पर क्वालिटी मेजर करते हैं, यानी कि एक बीकर है, बीकर के अंदर एक कंपाउंड मौजूद है। उस कंपाउंड एक बीकर है, बीकर के अंदर एक कंपाउंड मौजूद है, उसका नाम है जी ग्लूकोज। आपने सिर्फ यही बताना है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटी बतानी है कि उस ग्लूकोज के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बस काम खत्म। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। 3 परसेंटेजेस फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद उन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद बताते हैं कि कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के अंदर 6 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर 12 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर 6 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। बस ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट किया और एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद फाइंड आउट की। बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस खत्म हो गया। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ डिज़ायर कंपाउंड। ठीक है ना, समझ आ गया? अब हम उसके बाद आगे की बात करते हैं। कि मेजर स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मेजर स्टेप्स है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, मेजर स्टेप्स हैं जो सा हमने ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऊपर पढ़ा है ना, इसके मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस। सबसे पहली बात ये है कि हमने ऑब्टेन करना है। फॉर एग्जांपल एक शुगर है, शुगर लिया है, शुगर का एक कंपाउंड हमने लिया है, यानी कि शुगर लिया ना हमने, शुगर लिया है, तो शुगर से हमने ब्राउन शुगर अखज़ की है, शुगर है। ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस के लिए क्या करना है, सबसे पहले सैंपल को ऑब्टेन करना है। मिसाल के तौर पर शुगर है, शुगर हमने लिया है, यानी कि एक बंदा कहता है जी ये जो उनका सैंपल है ना शुगर, इस सैंपल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताओ। आपने सबसे कहा है जी, सबसे पहले बताया जी ये शुगर है, शुगर सैंपल आपको पता चल गया। अब उसके बाद ब्राउन शुगर लिया आपने, ठीक है ना, शुगर थी कौन सी वाली, ब्राउन शुगर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि ब्राउन शुगर में से आपने जौन सा ब्राउन क्यों रंग आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उस चीनी के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ ब्राउन रंग की इम्प्योरिटीज़ हैं जो उस चीनी को ब्राउन कलर में ला रही हैं, ब्राउनिश रंग दे रही हैं उस शुगर को। तो इसलिए हम वो ब्राउन रंग की जो सी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर लेंगे, और वाइट शुगर जो सी प्योर शुगर है उसको अलग कर लेंगे। जो सी वाइट शुगर होगी वो हमारा डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जिसकी हमें ज़रूरत होगी, वो वाइट शुगर आ गई हमारे पास। और जबकि जो सी इम्प्योरिटीज़ थी ब्राउन रंग की वो हमने सेपरेट कर ली। यह हो गया हमारे पास सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कंपोनेंट आ गया, वाइट शुगर हमारे पास आ गई है। अब मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन आएंगी, वही वाली मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन मैंने आपको बताया अभी। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन में कि हम C12H22O11 में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद बताएंगे। कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम्स, बस। और ड्रा कॉन्क्लूजन, और कॉन्क्लूजन को ड्रा कर लेंगे कि कॉन्क्लूजन नतीजा निकाल लेंगे ना कि भाई ये शुगर थी, ये शुगर ब्राउन रंग की थी, ब्राउन रंग से हमने कितनी इम्प्योरिटीज़, कितनी जो सी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़, उसका मैस कैलकुलेट करके वो यहाँ पर लिख देंगे कि इतना मैस है जी इम्प्योरिटीज़ का। जो सी ब्राउन शुगर है ना, ब्राउन शुगर के अंदर जो सी ब्राउन रंग की इम्प्योरिटीज़ आई थी उनका मैस कितना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और जो सा वाइट शुगर उस सैंपल के अंदर वाइट शुगर का मैस था वो कितना था वो भी कॉन्क्लूजन में लिख दिया। ठीक है ना, और कॉन्क्लूजन में हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन भी लिख देनी है,
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी लिख देनी है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी लिख देनी, जितनी जितनी आएगी वो लिख देनी है। और कॉन्क्लूजन में ये भी लिख देना है कार्बन के एटम्स कितने थे, हाइड्रोजन के एटम्स कितने थे और ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे। ये चीज़ें लिख देनी है आपने, टेंशन नहीं लेनी। अब आगे की बात करने जा रहा हूँ कि सिपारेटिंग टेक्निक्स करते हैं। सिपारेटिंग टेक्निक्स करते हैं कि हम क्या करते हैं, सिपारेटिंग टेक्निक्स करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं सबसे पहले, फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फिर सब्लिमेशन करते हैं, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं और क्रोमेटोग्राफी करते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ब्राउन शुगर से जो सा वाइट शुगर में तब्दील होने का ये जो सा तरीका है ना, यानी कि जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को प्योर सैंपल से अलग कर रहे हैं, वो जौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने चाहिए प्योर सैंपल चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद ना हो, ठीक है ना। क्या करेंगे, सिपारेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि ये जो सा है ना, इस चीज़, ये वाला पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिपारेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हमने सिपारेटिंग टेक्निक्स इजाद कर दी हैं, यानी कि इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस पॉइंट में को ध्यान में रखते हुए सिपारेटिंग टेक्निक्स निकाली हैं कि भाई अगर कोई इम्प्योरिटी हमारे खालिस चीज़ में चली जाएगी, वो खालिस चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे इम्प्योरिटी वाली, तो हमारे जिस्म के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी, हमें बीमार कर देगी वो वाली इम्प्योरिटी जो सी भी आई होगी, अगर हमने इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है ना। हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखा है और इसी पॉइंट को हमने मज़ीद फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और सॉल्वेंट्स एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी में तब्दील कर दिया। हम ये सब कुछ पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िल्ट्रेशन की। फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है, ये सिपारेटिंग टेक्निक होती है। क्या होती है, सिपारेटिंग टेक्निक होती है। टेक्निक होती है सिपारेटिंग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एज इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एज इम्प्योरिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स लेते हैं एज इम्प्योरिटीज़। फ़िल्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम सिपारेटिंग टेक्निक्स करते हैं। सिपारेटिंग टेक्निक एक सिपारेटिंग टेक्निक होती है। फ़िल्ट्रेशन क्या होती है, एक सिपारेटिंग टेक्निक होती है, यानी कि ऐसी टेक्निक होती है ये कि जिसमें हम जो उनसे प्योर चीज़ें हैं उसको हम अलग करते हैं और इम्प्योर चीज़ों को हम अलग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एज इम्प्योरिटीज़, यानी कि सिपारेटिंग टेक्निक होती है, इसमें हम सिपारेट करते हैं जो उनसे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उस लिक्विड के अंदर, उसको हम एज आ इम्प्योरिटी अलग कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। और जो सा वो प्योर सैंपल होता है वो हमें हासिल हो जाता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हमारे घर वालों को ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, हम सॉलिड पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़, यानी सॉलिड पार्टिकल्स आ गए हैं। सॉलिड पार्टिकल्स वाली इम्प्योरिटीज़ जो सी होती हैं ये है, सॉलिड पार्टिकल्स वाली इम्प्योरिटीज़ ये हैं और डिज़ायर्ड कंपाउंड की ये है। सॉलिड पार्टिकल्स जो से होते हैं इसमें आते हैं जी ग्लूकोज के सॉलिड पार्टिकल्स आ गए। सॉलिड पार्टिकल्स जो से थे, सॉलिड पार्टिकल्स से यहाँ पर छोटे छोटे से यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स आ गए नीचे, सॉलिड पार्टिकल्स ये वाले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स कोई सा भी आ गए, मिसाल को रेत के पार्टिकल्स हैं, इधर रेत के पार्टिकल्स आ गए हैं पानी के अंदर। डिज़ायर्ड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिज़ायर्ड कंपाउंड है यहाँ पर ग्लूकोज के हैं, डिज़ायर्ड कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर डिज़ायर्ड कंपाउंड ये जो उनसे डॉट वाले हैं ये डिज़ायर्ड कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसको हमने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ये सॉलिड पार्टिकल्स को हम ये जो सा बीकर है इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस फ़नल में डालेंगे, ठीक है ना। और ये जो से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ये इस फ़नल में मौजूद जो सा पेपर होगा, फ़िल्टर पेपर, उसमें चिपक जाएंगे। जैसे उसमें चिपक जाएंगे ना तो वो रेत के पार्टिकल्स इस फ़िल्टर पेपर में आ जाएंगे। वो रेत के पार्टिकल्स हम निकाल लेंगे एज आ इम्प्योरिटी, और सारा का सारा पानी जो सा होगा वो बीकर में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से डिज़ायर्ड कंपाउंड है। डिज़ायर्ड कंपाउंड में हम क्या करेंगे कि ये जो से डॉट बने हुए हैं ना, ये डिज़ायर्ड कंपाउंड है। कोई सा भी डिज़ायर्ड कंपाउंड जो आपको चाहिए, जो गलती से लैब में काम करते हुए किसी भी आपके पानी में गिर गया, ठीक है ना, उसको हम लेना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम फ़नल में डालेंगे,
फ़नल में पेपर डालेंगे, फ़िल्टर पेपर डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो फ़िल्टर पेपर जो सा होगा, वो फ़िल्टर पेपर जो से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स में मौजूद जो सा डिज़ायर्ड कंपाउंड होगा ना, वो सारा के सारा इस फ़िल्टर पेपर पर लग जाएगा। और जो सा हमें नहीं चाहिए लिक्विड, यानी कि कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, पानी हो सकता है, या फिर इथाइल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है। वो सारा का सारा सॉल्वेंट फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एज आ इम्प्योरिटी। ये क्या इम्प्योरिटी नीचे आ गई है, ये दोनों इम्प्योरिटी नीचे आ गई है, ये इम्प्योरिटी नीचे आ गई है। ये यहाँ पर इम्प्योरिटी जोन सी थी एज आ सॉल्वेंट, वो नीचे आ गई है। और जो सा हमें डिज़ायर्ड कंपाउंड चाहिए था, वो फ़िल्टर पेपर में फ़िल्टर होने के बाद हमें फ़िल्टर पेपर से हम निकाल लेंगे उस कंपाउंड को, वो हमारे पास डिज़ायर्ड कंपाउंड आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में सैंड जो सा इम्प्योरिटी थी इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर, वो हमारे पास सैंड फ़िल्टर पेपर पर सैंड लग जाएगी। फ़िल्टर पेपर पर सैंड लग गई है ना, तो वो सैंड को हम अलग कर लेंगे एज आ इम्प्योरिटी। और जो सा वो लिक्विड फ़िल्टर होने के बाद नीचे बीकर में आ गया, वो एज आ प्योरिटी हमें हासिल हो चुका है। हमें क्या हो चुका है, हमें हासिल हो चुका है। प्योरीफाई होकर जो सा लिक्विड आ गया हमारे पास, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि उसको ही हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। मिसाल को पानी हमें चाहिए था, पानी हमने ले लिया, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आगे की बात करने जा रहा हूँ कि अब आगे की बात करने जा रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाय लेते हैं, ठीक है ना, चाय के अंदर आपको पता है कि चाय का कप है, ठीक है ना, ये चाय का कप है, चाय के अंदर ये टी पोट है, ये टी पोट है, चाय है, ठीक है ना। चाय के अंदर ये जो सा है, ये पत्ती के ऊपर, ये पत्ती, ठीक है ना, पत्ती एक वो फ़िल्टर पेपर में ढांपी हुई होती है। पत्ती जो सी होती है वो फ़िल्टर पेपर पर ढांपी हुई होती है, ठीक है ना। ये जो सी पत्ती होती है ना, पत्ती को ये फ़िल्टर मीडिया ये अलग कर रहा है, फ़िल्टर मीडिया इस पत्ती को अलग कर रहा है, ठीक है ना। पत्ती क्या कर रही है, पत्ती क्या कर रही है, एक फ़िल्टर पेपर के अंदर बंद है, उसको हमने चाय के कप में डुबोया है, और उसने उस दूध को चाय में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। हमने पत्ती को अलग रखा हुआ है, बस आपने उस दूध को चाय का जायका देने के लिए, उस पत्ती को अंदर, उस फ़िल्टर पेपर में मौजूद पत्ती को अंदर डाला है, और वो पत्ती ने, ठीक है ना, पत्ती को हिलाया है आपने, और वो सारा का सारा जो सा, और उस दूध को उसने चाय में तब्दील कर दिया। इस तरीके से आपकी पत्ती भी अलग होगी एज आ इम्प्योरिटी, और चाय भी बन गई है, ठीक है ना। वही करते ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद कैसे आप पौनी के थ्रू, वो जो सी पौनी होती है, वो पौनी के थ्रू आप पत्ती को अलग कर लेते हैं, और चाय जो सी होती है वो नीचे बीकर में आ जाती है। यानी कि इम्प्योरिटी क्या है यहाँ पर, वो पत्ती है जो आप नहीं खाना चाहते, जो आप नहीं कंज्यूम करना चाहते, वो एज आ इम्प्योरिटी आपको पौनी से फ़िल्टर होने के बाद आप फेंक दोगे। और जो सी वो चाय होगी, जो सी आपने चाहिए, जो सा आपका चाहिए, यानी कि वो जो सा चाहिए आपको मटेरियल, वो चाय जो सी होगी वो सारा सारा बीकर में आ जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आगे, फिर इसी तरीके से फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कुछ कूड़ा करकट होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो सा होता है वो क्या करता है, जब फ़िज़ा में जाता है ना, तो फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा जहरीले किस्म के केमिकल्स वजूद में आ जाते हैं उस धुएँ की वजह से। तो वो जहरीले केमिकल जो से होते हैं वो हमारे नाक के थ्रू हमारा जिस्म कंज्यूम कर ले, ऐसा हम नहीं होने देते। इसके लिए हम मास्क इस्तेमाल करते हैं। वो मास्क क्या करता है, एज आ फ़िल्टर मीडिया इस्तेमाल होता है, कि जो क्या करता है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ से पैदा होने वाले जहरीले मादों को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होने देता, ठीक है ना। हमारे जिस्म के अंदर जैसे अगर वो नहीं जाएंगे, वो गंदे मादे अगर हमारे जिस्म में नहीं जाएंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। वो फ़िल्टर मीडिया इस्तेमाल हो जाता है, मास्क। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स, इनके फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो होते हैं, फ़िल्टर मीडिया एंड कॉटन फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स में जाते हैं,
ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए होते हैं, आपने देखा होगा गलियों में पानी के फ़िल्टर प्लांट्स लगाए होते हैं। वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के अंदर फ़िल्टर मीडिया यूज़ हुआ होता है एज अ कॉटन यूज़ हुई होती है, और कोई भी ऐसा फ़िल्टर मीडिया कि जो पानी को फ़िल्टर कर सके, वो फ़िल्टर मीडिया उस प्लांट्स के अंदर उस प्लांट्स के अंदर क्या हुआ होता है, फिक्स हुआ होता है। जैसे ही वो जौन सा गंदा पानी होता है वो फ़िल्टर मीडिया के ऊपर आकर गिरता है ना, तो वो फ़िल्टर मीडिया करता है, वो जौन सी इम्प्योरिटी होती है, जौन से उसके सॉलिड पार्टिकल्स, रेत के ज़र्रात होते हैं, जौन से भी उसके जहरीले मादे होते हैं, वो सारे के सारे ऊपर रह जाते हैं। और वो जौन सा बाकी का पार्ट होता है, जौन सा हमें चाहिए पार्ट, जौन सा पानी का पार्ट हमें चाहिए, वो नीचे आकर नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, नीचे गिर जाता है, वो नीचे गिरता रहता है, और इस तरीके से हमारा वो पानी हमें हासिल हो जाता है कि जो हमें हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स में एज अ फ़िल्टर मीडिया कॉटन इस्तेमाल हो रही होती है, या फिर ऐसा फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल हो रहा होता है कि जो बहुत ही छोटे किस्म के जहरीले केमिकल्स को फ़िल्टर कर सके और हमें बहुत ही ज़्यादा प्योर वाटर हासिल हो सके। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद फ़िल्टर मीडिया जो सा हम यूज़ कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो फ़िल्टर मीडिया होते हैं। वो फ़िल्टर मीडिया क्या क्या चीज़ों को, एक होता है सैंड, एक होता है कॉटन, एक होता है क्लॉथ, एक होता है पेपर पल्प, एक होता है फ़िल्टर पेपर, एक होता है क्रूसिबल्स भी होते हैं। ठीक है ना, क्रूसिबल्स भी होते हैं, सारे के सारे आप पढ़ेंगे। सैंड, कॉटन, क्लॉथ, पेपर पल्प और फ़िल्टर पेपर और क्रूसिबल्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो सा फ़िल्टर पेपर होता है, ये जो सा फ़िल्टर पेपर होता है, ये फ़िल्टर पेपर कई तरह के होते हैं। फ़िल्टर पेपर स्क्वायर फॉर्म में भी होता है और सर्कल फॉर्म में भी होता है। ठीक है ना। पोरस फ़िल्ट्रेशन, यानी कि अगर इसके ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें लिक्विड चाहिए होता है, वो लिक्विड उसमें से पास थ्रू हो जाता है, लेकिन उस लिक्विड में से जो सी इम्प्योरिटी होती है वो छोटे छोटे से सुराखों में से नहीं पास थ्रू हो पाती और वो ऊपर रह जाती है। इस तरीके से हमारा जो सा लिक्विड होता है, जो सा हमें चाहिए लिक्विड, वो पास थ्रू होकर हमें मिल जाता है, और जो सी इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर की तरफ रह जाती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में एक फ़िल्टर पेपर है, इसमें बड़े वाले ये है जी फ़िल्टर पेपर है ये वाला। इसमें बड़े वाले सुराख भी हैं, उससे छोटे वाले सुराख भी हैं, उससे छोटे वाले सुराख भी हैं। यानी कि आपने वो वाला फ़िल्टर पेपर चूज़ करना है कि जो फ़िल्टर पेपर आपकी इम्प्योरिटी को आसानी के साथ फ़िल्टर कर सके। अगर आपकी इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। अगर आपकी, क्योंकि वो आसानी से लिक्विड जो सा है वो इसमें से पास थ्रू हो जाएगा और आसानी से जो से बड़े बड़े से पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इम्प्योरिटी जो सी है उस लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, मिसाल के तौर पर इस लिक्विड के अंदर जो सी इम्प्योरिटी एग्जिस्ट कर रही है, इस लिक्विड के अंदर जो सी इम्प्योरिटी एग्जिस्ट कर रही है, उस इम्प्योरिटी का साइज़ जो सा है वो बहुत ही कम है। तो इसके लिए जो सा फ़िल्टर पेपर यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा। हम ये वाला फ़िल्टर पेपर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर ये वाला फ़िल्टर पेपर लगाएं। फ़िल्टर पेपर लगा लिया इस फ़नल के ऊपर, तो क्या करेगा, ये जो सा लिक्विड होगा, लिक्विड में से जो सी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे, जो से छोटे से बहुत ही छोटे इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो क्या करेंगी, वो इस छोटे छोटे से सुराखों में से नहीं पास आउट हो सकेंगी, वो ऊपर आ जाएंगी, और जो सा बाकी का लिक्विड जो सा हमें चाहिए होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि आपने फ़िल्टर पेपर चूज़ करना है अपनी इम्प्योरिटी में मौजूद जो से पार्टिकल्स के साइज़ की बिना पर। अगर पार्टिकल्स के साइज़ जो से हैं वो बड़े बड़े हैं तो उसके लिए फ़िल्टर पेपर चूज़ करेंगे, वो ऐसा फ़िल्टर पेपर चूज़ करेंगे जिसमें सुराख क्या हो,
बड़े बड़े हों, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इस तरीके से आपका ये हो गया क्लियर, यानी कि साइज़ ऑफ इम्प्योरिटी की बिना पर आपने फ़िल्टर पेपर चूज़ करना है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपने इसी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये था इसका पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।